नमस्कार सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपनी HSSC TGT मैथ्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसका एक पार्ट हम पहले करवा चुके हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपकी TGT के मैथ्स के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो कहता है द लोकस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। एक लोकस की इक्वेशन दी गई है, हमें बताना है ये किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए चेक करते हैं। देखो, जो इक्वेशन हमें दी गई है वो कुछ इस तरह से है, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मैं इसमें से y कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा x प्लस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं y इंटू में x प्लस जेड ज़ीरो है, यानी इनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। डॉट प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर्स की या दो वेरिएबल्स की कब ज़ीरो होती है? जब वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, और ये इक्वेशन लाइन की तो है नहीं, ये प्लेन्स की इक्वेशन है, तो हम कह सकते हैं ये जो लोकस है ये परपेंडिकुलर प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ A is a matrix of order 3 by 3, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है A, और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमें गिवन है 5। ठीक है, तो हमें बताना है अगर उसका मैट्रिक्स का 3 टाइम्स हम कर देते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि K इंटू A, एक मिनट थोड़ा सही से लिख देते हैं इसको, K इंटू A है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा? K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी अगर कोई कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर वो बाहर आएगा तो उसके ऊपर एक पावर लग जाएगी n, और n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है n। तो यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 है, और जो k की वैल्यू है वो भी 3 है। तो आइए हम पुट कर देते हैं। तो अगर हम 3a का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो 3 की पावर n हो जाएगी, और n की वैल्यू 3 है ऑलरेडी, इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 3 अगर करेंगे तो 27 मिलेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा 5 दे रखा है, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 135। तो ऑप्शन सी इसके साथ हमारा करेक्ट हो जाता है, 135 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज लेट a इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ए एक सेट दे रखा है जो कि है एक्स वाई जेड, और b दूसरा सेट है कोई जो है 1,2। तो हमें ये बताना है सेट ए से बी पे अगर हम बनाएं तो कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, कितने रिलेशंस उसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, एक मिनट, हमें पता है जो रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 raised to power mn। ठीक है, तो 2 raised to power mn, इसमें m क्या है और n क्या है? जैसे हमारे पास दो सेट होते हैं भाई, a टू b हमें रिलेशन बनाना है, तो a सेट में m एलिमेंट्स है और b सेट में n एलिमेंट्स हैं। तो इससे यहाँ से यहाँ हमें रिलेशन बनाना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power mn। तो यहाँ पे जब हमारे दो सेट दे रखे हैं, m की वैल्यू क्या है, यानी जो फर्स्ट सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 3 एलिमेंट हैं, बिल्कुल। जो सेकंड सेट है यानी n की वैल्यू क्या होगी? सेकंड सेट में कितने एलिमेंट हैं भाई? 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे? 2 raised to power m
m की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इनटू में n की वैल्यू 2 है, यानी 2 रेज टू पावर 6 हो गया। 2 रेज टू पावर 6 का क्या मीनिंग है? 64। तो 64 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि मैच करता है ऑप्शन डी के साथ जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और आप कोई भी क्वेश्चन अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, सॉल्यूशन आप बाद में भी इसका देख सके ताकि। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इफ़ NC12 इज इक्वल टू NC8 देन n की वैल्यू क्या होगी। हमें कंडीशन दी गई है, परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। हमें कंडीशन गिवन है NC12 इज इक्वल टू NC8। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू बतानी। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है यहाँ पे कि अगर NCX इक्वल है NCY के, तो जो हमारा n है वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई के इक्वल। ये एक प्रॉपर्टी होती है, परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर में आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे हमारे x और y की वैल्यू हमें पता है, तो n की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज 12 प्लस 8, और n की वैल्यू आ जाएगी 2020। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ मिस्टेक हुई है, 1 मिनट रुको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर A3 -1, 2 और B का है 1, 2 और -4। C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1 एंड 2। तो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 पॉइंट के, और 4th वर्टेक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ABCD पहले हम डायग्रामेटिकली इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, A, B, C और D। ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है भाई, A के, B के, C के और D के। तो हमें पता है अगर हम इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं, AC और BD, AC और BD, हमने इसके डायगोनल ड्रॉ कर दिए, और जहाँ पे ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को O नाम दे दिया। तो हमें पता है जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब जो उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा और वो कॉमन पॉइंट होगा। यानी ओ के कोऑर्डिनेट्स अगर हम AC के थ्रू निकालें या PD के थ्रू निकालें तो सेम आने चाहिए। तो आइए हम निकालते हैं। तो जो हमारा A है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 3, -1 और 2। आप क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, 3, -1 और 2 दे रखे हैं। देखिए ये रहा, यहीं से हम निकाल लेते हैं। AC निकालना है हमें, AC का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो A के पॉइंट 3 लिया और C का -1 लिया, डिवाइडेड बाई 2। -1 लिया फिर प्लस का 1 लिया, डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट निकालते हैं ना, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ऐसे करके हम इसके मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। और जो ये मिड पॉइंट आएंगे वो BD के मिड पॉइंट के भी इक्वल होंगे, क्योंकि वो दोनों का कॉमन पॉइंट है। D के कोऑर्डिनेट हमें दे नहीं रखे, तो D के हम लेट कर लेते हैं x, y, z। ये हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से। BD के निकालो अब। B है 1 और ये है x/2, B है 2, फिर ये है y/2 और ये है -4 + z/2। ठीक है, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 1, y की वैल्यू मिलेगी 2 और z की वैल्यू मिलेगी 8, y की वैल्यू -2 मिलेगी। ठीक है,
आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जो हमारी ये फर्स्ट टर्म है, जो ये दे रखी है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये इसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल होगी, सेकंड टर्म इसके सेकंड टर्म के इक्वल होगी, ऐसे थर्ड टर्म जो है इसके थर्ड टर्म के इक्वल होगी। यहाँ से कंपेयर करके दोनों को इक्वल रख के आप x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 1 - 2 और 8, यानी कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हमें ये बिल्कुल जो हमारा वेक्टर चैप्टर था उसमें सबसे इजी काम क्या होता था, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, जो कि सबसे आसान और इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल जो उसके आई कैप, जे कैप और के कैप हैं उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम कर दो। तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनको ऐड करो, कितना आएगा? 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ऐड करते हैं तो आता है रूट ऑफ 49, जो कि हमारा होता है 7 का स्क्वायर, तो यानी कि इसका रूट आ जाएगा 7। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का 7 हो जाएगा और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है उसके आंसर का, सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में भी उसको रिवाइज करते टाइम चेक कर सके कहाँ आपका ठीक है कहाँ पे गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 है, देन द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। हमें साइन की वैल्यू दी गई है और कोस की हमसे पूछी गई है। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसी में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर y वाला देखते हैं तो इसमें लिखेंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये इक्वल किसके दे रखा है, π/2 के इक्वल, ऑलरेडी ये गिवन है। तो हमें तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y चाहिए। π/2 और π/2 को ऐड करेंगे तो पाई मिलेगा हमें, और उस π/2 को अगर हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो वो माइनस का हो जाएगा, और कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं ताकि ये प्लस के पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, इसकी वैल्यू क्या मिली आपको? तो साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यू आएगी π/2। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। π/2 आएगी कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y की वैल्यू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। देखिए ये जो हमारा है इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है। मोड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। जब भी आपका मोड में क्वेश्चन आए तो आपको एक छोटी और बड़ी वैल्यू लेनी है इसकी, क्योंकि जो मोड है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू पॉसिबल होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोड को हटा के, जैसे मान लो ये दे रखा है x प्लस 3 का मॉड्यूलस है। ठीक है, तो जब हम ये मोड हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को पूरा खोल देंगे, माइनस के लिए भी और प्लस के लिए भी। तो हम इसको ऐसे ओपन करते हैं, साइन जैसे लग रहा है वैसे ही लगाना है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस एक बार वैल्यू नेगेटिव ले लेनी है और एक साइड वैल्यू पॉजिटिव ले लेनी है। अब इसको बीच में केवल x बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें दोनों तरफ 3 माइनस करना पड़ेगा, पूरे में हमें 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 13 बन जाएगा, और x प्लस 3 में से 3 माइनस करेंगे तो x बचेगा। ठीक है, और 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बिल्कुल सही 7 बचेगा। ठीक है, तो अब हमें दिखाई दे रहा है जो x है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -13 से 7, यानी कि जो x की वैल्यू है वो -13 से तो छोटी है, यानी -13 भी है और इससे जितनी भी छोटी वैल्यूज़ है। तो हम लिख सकते हैं कि ओपन इंटरवल
माइनस इनफाइनाइट से -13, जिसमें -13 पे इक्वल टू का साइन है तो ये इंक्लूडेड है, इसलिए इसको क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू तो लिख दी। अब जो सेकंड वैल्यू उस पर फोकस करो, x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 7 होनी चाहिए। तो 7 तो उसमें है इंक्लूडेड, 7 से बड़ी तो इन्फिनिटी तक कहीं भी वैल्यू जा सकती है, 8 9 10 11 और भी आगे हम कहीं तक भी जा सकते हैं। तो 7 के साथ भी इक्वल टू लगा, इसलिए इसमें भी क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और इन्फिनिटी तो होता ही ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो दोनों को इंक्लूड करने के लिए हम इनके बीच में यूनियन लगा देंगे। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी वेक्टर। जो ए और बी वेक्टर है उन दोनों के मॉड्यूलस इक्वल है, तो हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट करनी है। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जैसे हम खोलते हैं इसको वैसे ओपन करेंगे, पहले ए को कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ए वेक्टर को जब हम ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा मोड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस ए वेक्टर को जब बी वेक्टर से करेंगे तो मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नेक्स्ट अब बी को करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई, बी को किया जब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मल्टीप्लाई बोल रही हूँ मैं गलती से, ये डॉट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो और बी को जब बी के साथ डॉट करते हैं तो बी के मोड का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें जो कंडीशन गिवन है वो है मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो इसकी कंडीशन की हेल्प से हम जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो डॉट प्रोडक्ट है हमारा वो कम्यूटेटिव होता है ऑलरेडी, यानी कि जो ए डॉट बी है ना वो इक्वल होता है बी डॉट ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए डॉट बी है और बी डॉट ए है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल इसका जो आंसर है वो हमें कितना मिला है, यहाँ पे 0 मिला है, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। तो ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारा, उसका डायमीटर गिवन है। ठीक है, और उसकी जो कोड की लेंथ है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे ताकि हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाए सिचुएशन को समझना। तो आइए आपके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं बढ़िया सा। ठीक है, इसके बाद इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखी लेकिन हमें डायमीटर तो दे रखा है ना, तो रेडियस भी उसकी हाफ हो जाएगी। डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हमारी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी 20 हो जाएगा। ये हमारा सेंटर है बीच में ओ। ठीक है, अलग कलर से लिख देते ताकि अच्छे से समझ में आए। ओ हमारा सेंटर हो गया, और हमें क्या करना है, अब इसमें एक कोड ड्रॉ करनी है, वो भी 20 सेंटीमीटर की है। हमने मान लो ये कोड ड्रॉ करी, और ये भी कितने सेंटीमीटर की है, 20। तो हमें बताना है ये जो माइनर आर्क हमारी बनी है, इसमें माइनर आर्क जो हमारी बनी है, जो आपको ये वाली लाइन जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, इसकी लेंथ बतानी है। तो हमें जो आर्क वाला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें हमने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला, अगर लेंथ ऑफ आर्क बतानी है आपको, लेंथ ऑफ आर्क, चाहे वो माइनर आर्क हो मेजर आर्क हो, तो उसमें फॉर्मूला लगता है θ/360 इंटू 2 पाई आर।
ठीक है। तो इसका मतलब हमें थीटा की ज़रूरत है। अब आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ओ ए बी जो ट्रायंगल हमारी बन रही है इसको ध्यान से देखिए, सभी साइड्स की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब जो तीनों साइड्स है वो इक्वल है, और ये कौन से वाले ट्रायंगल में होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, फिर हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो सिंपल हमें जो काम था हमारा वो हमें मिल चुका है, एंगल की वैल्यू दैट इज 60 डिग्री। तो थीटा की जगह हम 60 डिग्री पुट कर देते हैं, 360 इंटू में 2 पाई आर। पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में पाई दे रखा है आंसर में, तो पाई की वैल्यू मत रखिए आप, और डिफ़िकल्ट होगा नहीं तो। आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, रख दिया हमने, ये 1 6 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया 40/6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 20/3, और इंटू में पाई तो है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 20 पाई/3, दैट इज़ मैचिंग विद ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, डायग्रामेटिकली भी मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ काफ़ी हद तक। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 2 और 0 इज, ठीक है। हमें ये बताना है कि 3/3 ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताने हैं जिनकी एंट्री केवल 2 होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। तो देखो, हम जब मैट्रिक्स बनाते हैं 3/3 ऑर्डर की, 3/3 का मतलब है इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ यहाँ और यहाँ, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि टोटल कितनी पोजीशंस हैं हमारी एलिमेंट्स प्लेस करने के लिए, 9 पोजीशंस अवेलेबल हैं, टोटल 9 जगह हैं, 9 प्लेस हैं, और एंट्री कितनी है 2, यानी कि हर एक प्लेस पे हम 2 एंट्रीज कर सकते हैं, 2 में से कोई भी एंट्री कर सकते हैं, चाहे वो 2 है 0 है। मान लो मैंने यहाँ पे 2 भर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं 0 भी भर सकती हूँ, 2 भी, यहाँ भी 0 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, यानी हर प्लेस के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 2 है या 0 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी 2 है, और टोटल प्लेसेस कितने हैं 9। तो हमारी टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो जाएगी 2⁻9। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 512। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैच करता है हमारे आंसर के साथ। चलिए चलते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम समझते हैं जल्दी से। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, हमारे पास एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन हमें बताना है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और उसका डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से कितना होगा, ठीक है। देखो, हमने प्लेन की जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में पढ़ी हुई है, आर डॉट एन कैप, वेक्टर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, इज इक्वल टू डी। डी यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो होती है, ठीक है। और एन क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होना चाहिए तभी ये काम करेगा। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी हमसे डिस्टेंस पूछी गई है ओरिजिन से, यानी कि डी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो अगर ये इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच हो जाती है तो डी की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है डायरेक्ट, लेकिन हम देखते हैं मैच होती है नहीं, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा एन एक यूनिट वेक्टर है या नहीं। तो एन वेक्टर हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, देखते हैं, एक मिनट, एन की वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप माइनस 6/7 के कैप, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालो इसका। तो आई का जो कोफिशिएंट है 2/7, इसका स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो है वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 + 9 +
36 यानी कि 49 फिर से बन गया हमारा, और नीचे 7 का स्क्वायर सभी में है तो 49 ही नीचे बनेगा, उसके पूरे के ऊपर रूट है, यानी आंसर कितना आया 1। तो 1 यूनिट जब मैग्नीट्यूड हो जाए तो वो यूनिट वेक्टर ही कहलाता है, यानी कि जो इसका डिस्टेंस होगा प्लेन का ओरिजिन से वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डी की वैल्यू हमें 1 दिखाई दे रही है साफ साफ, डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको जो भी क्वेश्चन मुश्किल लगे या फिर लगे कि बाद में दोबारा देखने की ज़रूरत है तो आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। 78 जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, p की वैल्यू दे रखी है 2,3,-1। ठीक है, पॉइंट दे रखा है हमें 2,3,-1 और हमें बताना है कि कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा। जब हम 2D पढ़ते हैं तो 2D में हम पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। देखिए 2D में हम क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कि इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें पहला पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है 2D में। लेकिन जब हम 3D में पढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं ऑक्टेंट्स। क्या आते हैं, ऑक्टेंट्स आते हैं हमारे पास। थ्री डी में ठीक है, तो जो ऑक्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ मैं बता देती हूँ, कौन से ऑक्टेंट में पॉजिटिव रहेंगे कौन से में नेगेटिव। तो देखो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई एंड जेड, तीनों हो गए। यहाँ पे ऊपर डाल देते हैं ऑक्टेंट्स 1 2, टोटल 8 ऑक्टेंट्स होते हैं क्योंकि ऑक्टेंट का मतलब ही हो गया 8। ठीक है, तो टोटल 8 हैं, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इनकी वैल्यूज़, ये जो टेबल है ये आप अपने फ्यूचर के लिए भी बना के रख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, काम आएगी ये। फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी वाई भी और जेड भी। सेकंड ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव रहेगा, वाई और जेड पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव देन जेड इज पॉजिटिव। फिफ्थ ऑक्टेंट में रहेगा दोनों पॉजिटिव रहेंगे, एक्स वाई, और जेड नेगेटिव रहेगा। सिक्स्थ में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, सेवन्थ में तीनों नेगेटिव होते हैं, और एट्थ में एक्स पॉजिटिव रहेगा और बाकी दोनों नेगेटिव रहेंगे। तो हमारा जो पॉइंट था, अब यहाँ पे देखो पॉइंट जो था हमारा वो था 2 3 और -1, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉइंट है। अब देखो आप मैच करो यहाँ से, तो हमारा जो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो फिफ्थ ऑक्टेंट है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि हमारा फिफ्थ ऑक्टेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें हमसे क्या पूछ रखा है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई कोस x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक फॉर्म हमने पढ़ी हुई है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों एक साथ रखे हुए हैं और इनटू में ई एक्स है। ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना होता है, तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कोस x का डिफ्रेंशिएशन है माइनस साइन x, वो यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या हुआ, कोस x के बराबर, तो आंसर आ जाएगा एफ एक्स हमारा यहाँ पे कोस x है, तो जो हमारा इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद मिलना चाहिए e की पावर x एफ एक्स होता है, तो यहाँ पे हमारा कोस x है, और प्लस में c तो है ही, यहाँ पे भी आप c लिख। ठीक है, क्योंकि लिमिट नहीं दे रखी इसलिए हम कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं।
चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 4 एंड 7 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और इन 4 डिजिट्स का यूज़ करके बनाना है, लेकिन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो तो हमारे पास टोटल कितने प्लेस हैं बनाने के लिए? 4 प्लेस हैं, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, 4 प्लेस है हमारे पास बनाने के लिए और 4 ही हमारे पास डिजिट हैं। क्या क्या डिजिट हैं? 7 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये 4 डिजिट्स हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमें इनका यूज़ करके बनाना है, लेकिन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी। तो जो 1000 प्लेस है उस पर हम कितने नंबर्स को रख सकते हैं? चारों में से कोई भी डिजिट हम रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब 100 प्लेस के लिए एक डिजिट तो 1000 प्लेस पे रखी जा चुकी है, तो बची 3 डिजिट, तीनों में से कोई भी 100 प्लेस पे हम रख सकते हैं। और टेंस के लिए 2 डिजिट बचेगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक रख देंगे। फिर लास्ट में हमारी एक डिजिट बचेगी, वो हम वंस प्लेस पे रख देंगे। तो इस तरह से हम इनको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ जाएगी। ये एक तरह से 4 फैक्टोरियल के इक्वल हो गया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 24 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज इफ Pn is such that 2n is less than n factorial and belongs to natural numbers, then Pn is true for all n की values greater than equal to। हमें बताना है कि जो कंडीशंस दे रखी हैं ये n की किन वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, और n हमारा नेचुरल नंबर्स में से ही होना चाहिए। ठीक है, देखो कंडीशन क्या है? 2 की पावर n इज लेस देन n फैक्टोरियल, और n होना चाहिए नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। तो हम एक एक करके वैल्यू रख के देख लेते हैं n की जगह। तो n की जगह सबसे पहले हमने 1 रखा, तो हमें मिलेगा 1 इंटू में 2 यानी कि 2 हो जाएगा लेस देन n फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल, जो कि रॉन्ग है हमारा। ठीक है, क्योंकि 2 कभी भी 1 से लेस नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इज लेस देन 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। ये भी हमारा ट्रू नहीं है, 4 तो बड़ा होता है 2 से। थर्ड केस देखते हैं, 2 की n की वैल्यू 3 रखो, 3 टू जस्ट 6 इज लेस देन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। 6 से छोटा थोड़ी ना होता है, 6 तो 6 के बराबर होता है। तो थर्ड कंडीशन भी हमारी फेल हो गई है। यहाँ पे हमने n की वैल्यू 1 रखी थी, यहाँ 2 रखी थी, यहाँ 3 रखी थी। अब तक 3 तक तो फेल हो चुकी है, देखते हैं 4 पे काम करता है या नहीं। 2 इंटू में 4 यानी कि 8 लेस देन n फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल, जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के हैं 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो ये कंडीशन ट्रू लग रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि 24 तो 8 से बड़ा ही होता है। तो हमारी जो n की वैल्यू 4 है वहाँ से ये कंडीशन अप्लाई होगी, यानी कि n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए ये केस ट्रू हो जाएगा। ये जो गिवन कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट से कंप्लीट होने वाला है, बस 2 क्वेश्चन बाकी हैं, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चंस बचे हुए जितने भी हैं। 13 क्वेश्चन बच जाएंगे आई थिंक। चलो क्वेश्चन नंबर 82, इन ए ग्रुप ऑफ 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. The number of people in the group who like tennis but not cricket. देखो टोटल 65 लोगों का ग्रुप है, जिनमें से 40 को क्रिकेट खेलना पसंद है और जो 10 है उनको क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है। तो हमें ये बताना है कि टेनिस कितने लोगों को पसंद है जिनको क्रिकेट नहीं पसंद। ठीक है, तो इसको हम सिंपली वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आई थिंक। तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम करते हैं। देखो इसको, ये वो लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है और ये वो लोग हैं जिनको टेनिस पसंद है। ठीक है,
देखो ये है हमारा क्रिकेट लवर्स एंड ये है हमारे टेनिस लवर्स। तो अब ये क्या कह रहा है, 10 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों चीजें पसंद है, यानी कि 10 तो आ जाएगा यहाँ पे इस एरिया के अंदर। ठीक है, 10 लोग तो इसमें हैं जिसको दोनों गेम पसंद है, जो बीच में है। ठीक है, उसके बाद टोटल 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है। अब 10 तो इसके अंदर आ चुके हैं क्रिकेट वाले, देखो रेड सर्कल के अंदर है ना ये 10, तो 10 तो इसमें आ चुके। टोटल 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो 30 ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट ही पसंद है केवल। ठीक है, उसके बाद टोटल 65 लोग थे, 65 पीपल थे टोटल, 40 हम ले चुके हैं, तो बचे कितने, 35 बचे। ठीक है, सॉरी 25 बचे, आई एम सॉरी 25 बचेंगे। तो जो 25 लोग हैं वो यहाँ पे टेनिस पसंद है, जिनको वो आ जाएंगे। हमें यही बताना था कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको केवल टेनिस पसंद है। देखो जिनको टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है वो 10 हैं, और जिनको टोटल टेनिस पसंद है वो 35 है, लेकिन केवल टेनिस ही पसंद है वो 25 है। वही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है A, और AIJ की एंट्रीज जो है या तो 1 होगी या 0 होगी। 1 कब होगी, जब I और J नॉट इक्वल है, और 0 कब होगी, जब I और J इक्वल हैं। तो हमें बताना है A मैट्रिक्स का क्यूब अगर हम करते हैं तो वो कितना आएगा। देखो जो हमारी मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो हम वो बनाते हैं। तो आपको पता होगा मैट्रिक्स बनाते टाइम एलिमेंट्स जो होते हैं A11 होता है, यहाँ पे A12 होता है, यहाँ पे A21 होता है, और यहाँ पे A22 होता है। ठीक है, तो I और J जिसमें बराबर है उसमें तो वैल्यू 0 रख देते हैं, यानी A11 और A22, यहाँ तो 0 आएगा, जिसमें बराबर नहीं है वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो A मैट्रिक्स आई 0 1 और 1 0। ठीक है, तो जब आप A क्यूब निकालना चाहते हो तो उससे पहले आप निकालो A स्क्वेयर। ठीक है, A स्क्वेयर कैसे निकलेगा, A को A से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 0 1 1 0 0 1 1 0। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगी। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसमें। ठीक है, सेम मैट्रिक्स हमें मिलेगी। अब A क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, जो A स्क्वेयर आया था उसी को हम A से एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर से हमें मिल जाएगी 0 1 1 0, यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। यानी कि ये फिर से A ही बन के आ गई। A मैट्रिक्स भी तो हमारी यही थी ना, 0 1 1 0, तो A मैट्रिक्स के इक्वल ये बन के आ जाएगी। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो एक खुद के साथ, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा पार्ट 3, जिसमें हम कंप्लीट कर देंगे इसके सॉल्यूशन को। उसमें कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं हमारे, 100 तक क्वेश्चन हैं, 83 हो चुके, तो 17 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।